तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। बेसिकली आज हम बिजनेस स्टडी में जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। अभी तक हमने क्या देखा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखा था। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट की मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, राइट। कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा। आज हम सेकंड पॉइंट देखेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल्स देखेंगे मैनेजमेंट के, यानी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। उसके बारे में चर्चा होगी कि प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल्स, राइट। ये सारी चीजें हम वर्क करेंगे। पूरा टॉपिक जो है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रहेगा। इसमें क्या है कि बेसिकली हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स के बारे में, कि प्रिंसिपल्स होते क्या है, या उसको करने के लिए क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, लाइक उसको करने के लिए टेक्निक्स यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें। इसी में आपको कुछ ऐसे आपके जैसे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर डब्ल्यू टेलर हो गया, आपके एंडी फेयल हो गया, इन सब की जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं या इनके जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं उसके बारे में आपको पता लगेगा किस तरीके से वर्क करते हैं वो, राइट। तो ओवरऑल क्या है, जो आपकी मैनेजमेंट की जर्नी है उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए आए हैं प्रिंसिपल, राइट। थोड़ा सा हम समझते हैं पहले प्रिंसिपल होते क्या है। देखो प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर किसी भी चीज को फ्लो में आपको करना है, किसी भी चीज को आप फ्लो में करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का जो नेचर है वो साइंस एंड आर्ट्स में हमने डिस्कस कर रहे थे। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, तो उसमें हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि आर्ट्स के लिए भी आपको कुछ बेसिक फंडे पता होने चाहिए। बेसिक फंडे का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ बेसिक थियोरिटिकल नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप आर्ट करते हो, राइट। तो उसी की तरह से प्रिंसिपल जो होता है ना, आपका एक गाइडिंग टूल होता है, राइट। किसी भी वे में आप देख लो इसे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या देख रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से फॉर्म करता है। अब देखो ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई चीज फ्लो करते हो या कोई भी चीज करने का स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट स्टार्ट करा था, तो उसमें हमने देखा था मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शन होते हैं, राइट। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हो गया। तो ये हमारे स्टेप्स है उसमें, यानी ये हमारे फंक्शन थे, ठीक है। देखो मेन मुद्दा क्या है, जब आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो उसका मेन मुद्दा क्या है, या क्यों आप कर रहे हो मैनेजमेंट। बेसिक पर्पस है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है, राइट। उसका कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू अटेन समथिंग, राइट। उसको अचीव करने के लिए पूरी कहानी है मैनेजमेंट की, ठीक है। तो पहले हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑलरेडी देख लिया, तो अब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। तो देखो जैसे मैंने बताया था, आपने अभी पिछली क्लास में जैसे पढ़ा होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस में आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है ना। तो जब आप आर्ट भी पढ़ रहे थे तो उसमें ना हमारी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात हो रही थी कि कुछ बेस तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप वो आर्ट परफॉर्म करोगे, राइट। तो ऐसे प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल्स किसी भी चीज के जब आप प्रिंसिपल्स बना रहे हो तो उसमें क्या रहता है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी होती है आपको, ठीक है। गाइडलाइंस का मतलब क्या हुआ, गाइडलाइंस का मतलब सिंपल ये हुआ कि आपको बताया जाता है किस तरीके से रोड मैप, एक रोड मैप समझ लो आप, इस तरीके से ये रोड मैप है, इस तरीके से आपको इसमें वर्क करना रहेगा, राइट। तो प्रिंसिपल एक हर जगह पे आपको प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर जगह पे मतलब क्या हुआ मेरा, कहीं भी कुछ भी आप लाइफ में भी कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए कुछ आपके प्रिंसिपल्स होंगे, यार ये चीज मेरे को इस तरीके से फॉर्म करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। इट्स बेसिकली हेल्पिंग यू एज अ गाइडिंग टूल, राइट। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स है आपको एक गाइडिंग टूल, मतलब कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं कि आप इस तरीके से सोच के उस डिसीजन को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। लेकिन अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा, मैंने प्रिंसिपल्स बना दिए, मैंने बोला भाई इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, या ये आपका एक गाइडिंग टूल है। अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो इस गाइडिंग टूल को एक बार रीड आउट कर लो, राइट। लेकिन जो आप प्रिंसिपल बना रहे हो उसको करने के लिए, उसको करने का जो तरीका है वो आपको टेक्निक से पता लगता है। आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए उस काम को करना कैसे है, राइट। टेक्निक का मतलब क्या होता है समझो। टेक्निक का मतलब सिंपल बेसिक ये होगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके आप वो जो बात प्रिंसिपल्स में आप बता रहे हो, वो जो बात प्रिंसिपल में आप बता रहे हो उसको टेक्निक से कैसे फॉलो करके आप उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेज आ जाते हैं। प्रिंसिपल कभी भी अकेला नहीं आता, ठीक है। प्रिंसिपल हमेशा अपनी टेक्निक के साथ आता है। प्रिंसिपल हमेशा ये बताएगा कि ये चीज इस तरीके से, मतलब ये चीज इस तरीके से करनी है और कैसे करनी है, हाउ वी कैन डू इट। तो वो टेक्निक्स में पता चलते हैं, वो सेवरल स्टेप्स आपको बताता है कि इस तरीके से आप वो चीज अचीव कर सकते हो, राइट। क्योंकि प्रिंसिपल पता होना काफी नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में भी काफी होता है। मतलब वो पता होना चाहिए आपको किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी प्रिंसिपल्स आपके अकेले नहीं आते, प्रिंसिपल ऑलवेज कम विद द टेक्निक, राइट। प्रिंसिपल अगर दे रखे हैं तो उसके साथ टेक्निक्स भी आएगी, तो आपको टेक्निक्स किस तरीके से उसको प्रोसीड करनी है, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल आप सबसे पहले यहाँ देखो, जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब करा हुआ है किस तरीके से हम इसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल कभी भी अकेला नहीं आता, प्रिंसिपल हमेशा टेक्निक के साथ आएगा, ठीक है, तभी वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज अकेला प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं हो सकता। वाई? प्रिंसिपल तो एक बात आपने बता दी ना, एक गाइडिंग नोट बता दी कि भाई इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। टेक्निक में वो स्टेप्स होते हैं कैसे आप उस जगह पे रीच आउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वो एक आपको इंग्लिश भाषा में भी लिख दिया है कि किस तरीके से जो मैंने बात बताई अभी आपको। तो एक नथिंग, इट्स अ गाइडिंग टूल, ठीक है, टू टेक एक्शन और मे बी डिसीजन, ठीक है। कब करते हो आप ये, कब एक्शन या डिसीजन लेने कब पड़ते हैं? जब आप कोई टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। टेक्निक का मतलब क्या है? टेक्निक का मतलब वो सेवरल स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स मतलब जिन स्टेप्स पे जाके आप जो पर्टिकुलर अपना गोल है वो अचीव करो, ठीक है। तो वही बात यहाँ मैंने मेंशन करी है, सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन व्हाई टू अकम्प्लिश अ डिजायर्ड गोल। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के भीतर गोल है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के भीतर गोल का मतलब क्या हो सकता है, इट माइट बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट माइट बी एनीथिंग। यहाँ पे प्रिंसिपल्स में आपको ये भी चीजें बताई जाती है क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल में क्या नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उसके बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरत है इसकी, क्यों कर रहे हो आप ये सब, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में काफी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे कि किस तरीके से ये परफॉर्मेंस होता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खाली जानना काफी नहीं होता, उसकी टेक्निक्स भी आपके लिए काम होती है, क्योंकि ये दोनों साथ में रहेंगे तभी वो वर्क करेगा, राइट। ओनली प्रिंसिपल वर्क नहीं करता कभी भी। तो यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि प्रिंसिपल जब भी आएंगे तो उसके साथ टेक्निक्स भी आएंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जान लो। अब मुझे ये बताओ, ये जो प्रिंसिपल आप बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल क्या है, गाइडिंग टूल है, तो वो गाइडिंग टूल बनता कैसे है, वो गाइडिंग टूल आप बना कैसे रहे हो? देखो, अब गाइडिंग टूल जब भी आप बनाओगे, जब तक आपने कोई पर्टिकुलर सिनेरियो नहीं देखा है या आपने सिनेरियो को समझा नहीं है, तो उसके आप प्रिंसिपल बना ही नहीं सकते, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको खुद एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, यानी किसी ऐसे पर्सन को आपको उसके लिए पकड़ना है जिसके लिए भी आप प्रिंसिपल बनाना चाह रहे हो। जैसे मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट के लिए कौन सबसे सुटेबल पर्सन है, जिसने सिनेरियो सारे देखे होंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस में सारी चीजें, तो वो होता है एक मैनेजर, राइट, जो इस सराउंडिंग में रहा है, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग में रहा है, जिसे चीजें पता है किस तरीके से चीजें होती है मैनेजमेंट में, राइट, जिसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि अगर ये होता है तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। तो वहां पे हमारे लिए क्या काम आता है, वहां पे हमारे लिए जब हम पेंसिल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो हमारे लिए क्या काम आता है, हमारे लिए काम आता है कि मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है, जो पर्टिकुलर मैनेजर है उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा, राइट, उसके एक्सपीरियंस पे हम ऑनली रिलाई नहीं कर सकते, हमें खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है, ठीक है, कि क्या चीज हमारे लिए वर्क कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही। हो सकता है उसका जो सिनेरियो था ऑर्गेनाइजेशन का वो टोटली डिफरेंट था, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड टू अस। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बार बार फ्लोरिश करना पड़ता है, ताकि वो एक बन पाए कि हाँ ये वर्क करेगा फॉर अस, राइट, एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, और मैनेजर का कुछ आपको एक्सपीरियंस भी इसमें काम आता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, और मैनेजर का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें वर्क करता है, ठीक है। जो मैनेजर का एक्सपीरियंस है, जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके बाद जो आप ड्राफ्टिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अब उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो टेक्निक्स है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं कि कैसे आप अपने एक पर्टिकुलर गोल पे पहुंचोगे उन टेक्निक को यूज करके। तो सिंपल समझो इसको, एक बार सिनॉप्स कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैनेजमेंट आपको पता है, मैनेजमेंट इज सेवरल स्टेप है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। मैनेजमेंट में ये सारा फ्लो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब मैनेजमेंट को करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब वो जो भी सेट ऑफ प्रिंसिपल आपने बनाया है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर मैनेजर एक्सपीरियंस, राइट, एक्सपेरिमेंटेशन जो भी आपने करा है, उसके साथ जो भी आपके एक प्रिंसिपल्स बन गए हैं, अब उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, मतलब उस प्रिंसिपल को जो लिखा है उसको इन रियलिटी रिजल्ट में लाने के लिए आपको टेक्निक्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। वो हवा में तो हो नहीं जाएंगे, टेक्निक्स की जरूरत होगी। तो टेक्निक्स इज बेसिकली कम्स विद प्रिंसिपल एज वेल, राइट। प्रिंसिपल के साथ ही टेक्निक्स आएगी, आपको पता लगेगा ये प्रिंसिपल है तो इसकी ये टेक्निक है करने की, राइट। तो टेक्निक इज सेवरल स्टेप रहेंगे जिसको आप एक्चुअल में जो वर्क कर रहे हो टेक्निक में कर रहे हो। प्रिंसिपल तो एक ड्राफ्टिंग रूल है, एक आपको जनरल गाइडलाइंस दे रही है, भाई ये होगा तो ये होगा तो ये, इस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो टेक्निक एंड प्रिंसिपल बोथ आपको कंबाइन करके देन अकॉर्डिंगली उसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हम इसे पी1 बोलेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी आपका होता है उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसका बेसिक नेचर क्या है। आप यहाँ पे देखोगे जो भी प्रिंसिपल इसके रहेंगे, जो भी इसका नेचर रहेगा, या जो भी हम इसके सिग्निफिकेंस अभी देखेंगे, वो मेजरली जो भी आपने मैनेजमेंट में चीजें पढ़ी हुई है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वही इसके प्रिंसिपल में भी लागू होते हैं। कहीं आप ये देखेंगे कि एप्लीकेबिलिटी इसकी जो रहेगी वो काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड रहेगी, राइट। इंटर रिलेटेड क्यों रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसकी मैक्सिमम बातें यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है, वो आप देखोगे अभी।
तो हम नेचर में बात कर लेते हैं। नेचर में हमने बेसिकली इसकी 7 बातों के बारे में बात करी है कि जब हम नेचर डिस्क्राइब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, तो 7 बातों के बारे में 7 थिंग्स वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेम, राइट। उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे देख लो, मैंने एक ड्राफ्टिंग करी हुई है, ठीक है। जब भी इन्होंने प्रिंसिपल बनाया था, तो इन्होंने हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इस थॉट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बनाया था कि भाई जिसकी एप्लीकेबिलिटी हम जो कराएंगे वो यूनिवर्सल कराएंगे। यूनिवर्सल मतलब क्या, इन्होंने मन में ये थॉट लेके आए थे कि भाई जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनेंगे वो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करती हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स प्रोड्यूस करती हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती हो, ठीक है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, तो हर एक को फॉर्म करके, मतलब इन्होंने अपने माइंड में क्या पिक्चर बनाई थी कि जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि इसका पहला नेचर होता है, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, देखो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कोई चीज नहीं हो सकती जब तक वो साइंस ना हो, ठीक है। साइंस ही ऐसी चीज है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज मोर ऑफ आर्ट। जैसे हमने देखा था उसका नेचर कैसा होता है, वो मोर ऑफ आर्ट की तरफ होता है, राइट। तो उसमें क्या रहता है, उसमें इन्होंने ये इंटेंशन के साथ तो आए थे, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, ठीक है, उसका बिजनेस क्राइटेरिया अलग होता है। तो यहाँ पे हमें नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस एक्टिविटी क्या रहेगी, ऑपरेशन प्रोसेस क्या रहता है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि उसकी एप्लीकेबिलिटी किस हद तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 100% प्रिंसिपल उस पर अप्लाई नहीं होते, मे बी 50, 60, 70 वट एवर इट इज, मतलब एज पर उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से कितनी एप्लीकेबिलिटी उस पर बैठ रही है ये देखना रहता है, ठीक है। बट हाँ, इंटेंशन इनका वही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर वही है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो इसे यूज इजीली कर सके, ये उनका जो था पैरामीटर था पहला, ठीक है। अब इन्होंने जो भी बातें लिखी है या जो भी चीजें इसमें ये देते हैं, ये हमेशा एक जनरल गाइडलाइंस होती है, ठीक है, कि यार ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप कहीं पॉइंट पे फंस रहे हो तो ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है, वो जनरल गाइडलाइंस है, वो यूनिवर्सल गाइडलाइंस नहीं है। वो जनरल गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिनेरियो आया, उसके अकॉर्डिंग वो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें होंगी उसमें इंटरेक्शन होगा ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट, कुछ हद तक ऑब्वियसली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि हर बार आपका एग्जैक्टनेस आए, जो भी आप सोच रहे हो उसकी एग्जैक्टनेस आए। तो ये हमेशा जनरल गाइडलाइंस देगा, कोई यूनिवर्सल गाइडलाइंस नहीं देगा, भाई ये दे दी यही फॉलो होगी। तो वही बता रहा है, डू नॉट प्रोवाइड दी रेडीमेड सॉल्यूशन। वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरीके से रहता है। रेडीमेड नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम आई तो ये दवाई दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको फीवर हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर दवाई आपने ले ली, तो उस तरीके का नहीं है। ये एक जनरल गाइडलाइन देगा, उसके बाद आपका जो मैनेजर है, आपका जो मैनेजमेंट है, उसको समझना रहेगा, अपनी एनालिसिस करनी रहेगी एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उस पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पहला आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के साथ आता है, दूसरा आपकी जो होती है जनरल गाइडलाइंस होती है, ठीक है। अब जैसे बनते कैसे, ये फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ, आप एक्सपेरिमेंटल करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, और जो मैनेजर का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उस पे बेस करते हो आपसे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड कलेक्शन विजडम ऑफ मैनेजर, एंड उसको आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के तहत जब तक आपको समझ में आ जाता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में 100 तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है, 100 तरह की सिचुएशन आप देख सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, 100, 1000, लाख, मतलब डिफरेंट सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, ठीक है। अब किस सिचुएशन में किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी चीजें, मतलब ये ना एक आपको ड्राफ्टिंग देने की कोशिश करता है, ठीक है। दे ट्राई कि आपको एक ड्राफ्टिंग दी जाए, इसमें मैनेजमेंट में आपको एक ड्राफ्टिंग मिल जाती है, दे ट्राई कि एक ड्राफ्टिंग मिल जाए कि आप इस तरीके से इस सिनेरियो में वर्क कर सकते हो, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं है तो वो रिजिड है बिल्कुल ही, मतलब अभी आप आगे भी बढ़ोगे इसके नेचर में आपको समझ आएगा, तो वो रिजिड नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, चौथा क्या, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इट कैन बी चेंज एज पर द सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे मॉडिफाई करना होता है। आपको ये नहीं है कि भाई ये चीज है तो इसी तरीके से फॉलो होगी, नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत अलग होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो और जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप जाओगे, दैट इज नॉट टोटली बट या टू सम एक्सटेंट इट इज डिफरेंट, राइट। तो वही कह रहा है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, किस तरीके से वो सिचुएशन फॉर्म करेगी, किस तरीके से आपके सामने सिचुएशन आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के, देन अकॉर्डिंगली आपको उसके तरीके से चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के रूल से आए थे, जनरल गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेगा। फाउंड कैसे करा था, इसको बनाया कैसे था इन्होंने, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट कर करके, जो मैनेजर है पर्टिकुलर उसकी विजडम और उसके एक्सपीरियंस को यूज करके, और फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल बड़े हमारे फ्लेक्सिबल है,
ये कोई रिजिडिटी नहीं देते आपको, ठीक है, कि आप ऐसे करना है तो नहीं ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। आप इससे अपना गाइडेंस लो, देन अकॉर्डिंगली अपना परफॉर्म करो आगे जिस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन में सेट होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सूटेबल होता है, ठीक है। उसके बाद ये मेनली बिहेवियरल पार्ट है। क्यों बिहेवियरल पार्ट है? क्योंकि इसमें ज्यादातर इंटरेक्शन किससे करते हो आप, ठीक है, मैनेजमेंट में मैक्सिमम इंटरेक्शन आपका ह्यूमन से होता है, ठीक है, ह्यूमन, मशीनरी, मटेरियल, ये सब इंटरेक्शन रहेंगे पॉइंट आपके। तो आप ट्राई करते हो कि ह्यूमन का जो नेचर है, ह्यूमन का जो बेसिक नेचर है उसको समझने की ट्राई करते हो, समझने के बाद उसको कैसे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, राइट, उसको समझोगे जब आप अंडरस्टैंड करोगे ह्यूमन के बिहेवियर को, राइट, तभी तो आप उसे इन्फ्लुएंस भी कर पाओगे, राइट। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है अपने ह्यूमन, जो भी ह्यूमन एनर्जी और अपने मेटल रिसोर्स के बीच में, ठीक है, ताकि आप उससे मैक्सिमम आउट, मतलब जो आपका रिसोर्स है अच्छे से यूज तभी होगा ना जब आप ह्यूमन को अंडरस्टैंड करके उसको, उन दोनों को एक कोलैबोरेशन में लेके आओगे, ठीक है। इसके थ्रू अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहेगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, मेनली बिहेवियरल पार्ट होता है। बिहेवियरल पार्ट का मतलब क्या हुआ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस देम, एंड देन अकॉर्डिंगली एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जितनी आपकी अपने ह्यूमन और मेटल सोर्स की होगी इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, उतना ही वो आपका काम आएगा, ठीक है। अब इन्होंने अगली बात ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, ये होता है साइंस में, ठीक है। तो यहां भी इन्होंने ट्राई करा है, मतलब दे हैव ट्राइड कि यार कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम मैनेजमेंट में लेके आए, राइट। अब वो लेके किस तरीके से आना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था आपको, मैनेजमेंट में डिफरेंट तरह की आपकी जो है सिचुएशन आती है, ठीक है, 1000 तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है। ये हुआ तो ये कर दिया, 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 तो कॉज एंड इफेक्ट हमें पता लग गया भाई ये होना है तो ये करना है, ये होना है तो ये करना है। इन्होंने बना दिया कॉज एंड इफेक्ट, भाई इस तरीके से जो चीजें हैं फॉलो हुई है पास्ट में और इस तरीके से हम आगे फॉलो कर सकते हैं। बट टू सम एक्सटेंट, चलो टू सम एक्सटेंट मतलब 40-50% हम मान सकते हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट आपका वर्क करेगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट ओनली, इट इज नॉट एग्जैक्ट कि आपने ये इसका ये बना दिया तो यही होगा, नो, अगेन इट इज अ ह्यूमन इंटरेक्शन थिंग। तो ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है आपका, ह्यूमन को आप प्रिडिक्ट तो कर सकते हो लेकिन इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ ही आप बता दो, राइट। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश सो दैट दे कैन यूज इन सिमिलर सिचुएशन, क्योंकि डिफरेंट 1000 तरह की सिचुएशन है उसमें आप यूज कर सको, बट इट इज सम एक्सटेंट आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट एज ह्यूमन इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। कंटिंजेंट, बहुत अच्छी बात लिखी है तुमने, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट में इट इज नॉट फिक्स्ड, नेचर में ही ये बात बता दी है आपको कि कहीं आप बाद में इस धोखे में मत रहो कि ये फिक्स है। इट इज नॉट फिक्स्ड, ये पहले ही आपको बता दिया गया है कि ये फिक्स नहीं है, ये कंटिंजेंट इन नेचर है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी सिचुएशन आप फॉलो कर रहे हो यानी फेस कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना रहेगा, राइट। तो ये कंटिंजेंट इन नेचर है, इट टोटली डिपेंड अपॉन प्रिवेलिंग सिचुएशन एट पर द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिनॉप्सिस कर रहा हूं, इसके बाद हम सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं इसके, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल, हमने पहले प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी कि भाई प्रिंसिपल क्या है, सिंपली आपकी एक गाइडिंग टूल है, ठीक है। जब आप कोई भी गाइडिंग टूल किस तरीके, किसका है ये, जब आप कोई एक्शन ले रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, राइट, उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो उसके लिए आप कुछ प्रिंसिपल यूज करते हो। अब ये प्रिंसिपल बनते कैसे सर, ये तो बता दो। प्रिंसिपल जो आपके बनते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंटल करके, ऑब्जर्वेशन करके, जो मैनेजर का एक्सपीरियंस है उसको यूज करके, उसके विजडम को यूज करके, अकॉर्डिंगली सबका कॉम्बिनेशन करके ये प्रिंसिपल आपके जनरेट होते हैं, राइट। फिर जब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, मतलब इस प्रिंसिपल को जमीन पे लाने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल इसको फॉलो करवाने के लिए, इसको देखने के लिए कि इसका रिजल्ट आ रहा है, उसको उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टेक्निक, वो सीरीज ऑफ स्टेप होंगे जिसको यूज करके आप अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे। अब इसके नेचर की हमने बात करी थी, तो नेचर किस पर्पज से आए थे इसके, नेचर इस पर्पज से आए थे यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर देंगे, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी, ठीक है, आपकी चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, गुड्स आप बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो आप, सब पे एप्लीकेबिलिटी के साथ आया था। बट इट टोटली डिपेंड, इसकी एप्लीकेबिलिटी टोटली डिपेंड करेगी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है उसकी, ऑपरेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसका नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उस तरीके में सारी चीजों में ये फॉलो करनी रहेगी, देखनी रहेगी कि किस तरीके से ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप सबको। दूसरा जनरल गाइडेंस है, कोई ऐसा आपको फिक्स नहीं करा, जनरल गाइडेंस है, आप अकॉर्डिंगली अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसा जैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई अपना इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, जैसा हमने ऊपर देखा कि प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग बनता है, मैनेजर की विजडम भी इसमें काम आती है। इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, ठीक है, कोई फिक्स रिजिडिटी नहीं है इसमें, फ्लेक्सिबल है। उसके बाद मेनली बिहेवियर है, ह्यूमन इन्वॉल्व है, तो बिहेवियर को आपको समझना रहेगा, जितना आप अच्छा बिहेवियर को समझोगे उतना अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाओगे, उतना अच्छा कोरिलेट कर पाओगे पीपल को अपने मेटल के साथ, सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है अकॉर्डिंगली अचीव कर सको, ठीक है। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
टू सम एक्सटेंट कॉज एंड इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, उसके लिए आपको सिचुएशन देखनी रहती है किस तरीके से सिचुएशन है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन समथिंग डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ हद तक आप बोल सकते हो 40-50% ये मैच कर सकता है कॉज एंड इफेक्ट अगर आपने बना रखे हैं पास के। कंटिंजेंट है, फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन अकॉर्डिंगली आपसे फॉलो करते हो, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस, कि सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट के, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में अब हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस किस तरीके से, क्या सिग्निफिकेंस है इसको करने का, क्या क्यों कर रहे हैं हम, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, राइट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ 6 बातें अराउंड लिखी हुई है, ठीक है। 6 बातों में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको हेल्प करता है, किस तरीके से चीजें प्रोसीड करता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, वहां पे हमने थोड़ी बहुत चीजें देखी थी कि मैनेजमेंट जब भी प्रिंसिपल आप बनाते हो टेक्निक के साथ वो आते हैं, राइट, उसका नेचर क्या होता है, हमने वहां 7 बातें पढ़ी थी। अब हम सिग्निफिकेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस होंगे वो रेलिवेंट होंगे, जो आपने नेचर पढ़ा है अभी, तो उसी से रेलिवेंट होंगे ये, ठीक है। बिल्कुल अलग नहीं होंगे, कुछ बातें इसमें नहीं होंगी, नई बातें होंगी और कुछ उसी से रिलेटेड होंगे, कोरिलेट है बिल्कुल आपस में, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोवाइड मैनेजर विद अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। यूजफुल इंसाइट देता है रियलिटी की, मतलब जो भी देखो सिग्निफिकेंस क्यों है, प्रिंसिपल क्यों जरूरी है मैनेजमेंट की, यूजफुल इंसाइट से क्या होगा, देखो मैनेजर जो है उसको ऑब्वियसली बात है उसने एक्सपीरियंस लिया है, उसने ऑलरेडी वर्क करा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको एक सेट ऑफ नॉलेज तो उसको क्लियर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जहां भी उसने काम करा है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये कैसे हेल्प करेगा, उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे हेल्प करेगा उस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी जो नॉलेज है, जो भी उसने नॉलेज लिया पर्टिकुलरली, हो सकता है उसने इतने सिनेरियो ना देखे हो, तो एक एड ऑन करता है नॉलेज में, आपकी जो नॉलेज है उसमें एक एड ऑन करेगा ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। दूसरी बात, आपकी एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग मैनेजियल, जो भी आपका मैनेजियल एक सिनेरियो होता है उसमें किस तरीके से आप फॉर्म करते हो, जो सिचुएशन आपने देखी है उसके अलावा भी तो काफी सारी ऐसी सिचुएशन होगी जो आपने नहीं देखी, तो आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाता है। और जो भी आपने पास्ट में मिस्टेक करी होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया था पास्ट में जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया, तो उससे भी आप कैसे लर्न कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये यूज एक इनसाइट दे देता है आपको कि किस तरीके से आपने, हो सकता है वो गलतियां आपने ना करी हो सकता है वो गलतियां किसी और मैनेजर ने करी हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि भाई इस फॉर्म में अगर आप ऐसे जाओगे तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा। बट अगेन इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट जस्ट एड ऑन टू मैनेजर नॉलेज, राइट। एड ऑन किसमें करेगा, उसकी नॉलेज में, उसकी एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग होता है डिफरेंट मैनेजर सिचुएशन जो भी रहती है उसके बारे में, ठीक है। और जो भी उसके पास्ट में अगर कोई मिस्टेक रही है तो उसको वो कैसे उससे लर्न कर सकता है, जो भी मिस्टेक पास्ट में करी है अदर मैनेजर्स ने, या जो भी मिस्टेक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करी है, तो उससे वो लर्न कैसे कर सकता है, ठीक है ना, ताकि आगे वो खुद वैसी मिस्टेक ना करे, ठीक है। हो सकता है उसने भी करी हो पास्ट में, राइट, बट जो भी मिस्टेक पास्ट में हुई है उससे लर्न कर सके कि भाई ये मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच उसे पता लग जाती है जब वो यहाँ पे वर्क करता है, तो उसे एक रियलिटी टाइप चेक मिल जाता है कि भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे परफॉर्म करता है तो उसे एक रियलिटी चेक मिल जाता है भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। तो पहला जो हमारा इसका सिग्निफिकेंस आता है इस सिंपल, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा हमारा जो मेन थिंग क्या है, भाई आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब तक रिसोर्स का नहीं हो रहा तो क्या यूज है मेरे लिए, और आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स का मतलब क्या कहते हो आप, मुझे बताओ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब क्या, जो आपका मैन है, मटेरियल है, जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है आपका फाइनल आउटपुट बनाने के लिए, राइट। फिर वो आउटपुट आपका सेल होता है एंड देन अकॉर्डिंगली आपका प्रोसीडिंग रहती है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, हमारा मेन पर्पस ये है कि जो भी मेरे रिसोर्स यूज हो रहे हैं, राइट, जो भी हमारे रिसोर्स यूज हो रहे हैं वो तो यूज होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट वो एक मैनर में यूज हो रहे हैं ताकि जितना मैं रिसोर्स लगा रहा हूं एज अ इनपुट उससे ज्यादा बेनिफिट मेरे को आउटपुट में हो, राइट। ये कंपल्शन है, कोई भी बिजनेस ओनर जब कोई भी एक्टिविटी करता है या कहीं पे भी पैसा लगा रहा है तो वो सबसे पहले यही देखता है, सबसे पहले उसका सिनेरियो देखने का यही रहता है कि भाई जितने मैं रिसोर्स लगा रहा हूं कम से कम उससे ज्यादा मेरा बेनिफिट होना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगा तो इन सारी बातों का क्या यूज है। फॉर एग्जाम्पल जितना भी वो मैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा जो भी उसकी कॉस्ट जा रही है उससे, ठीक है ना। अगर ये चीज नहीं हो रही तो क्या फायदा इन सब मैनेजमेंट की बातों का, इन सब चीजों का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या करना है एट द एंड मैं बिजनेस ओनर हूं, राइट। मैं कभी भी कोई जो बिजनेस है या कोई बिजनेस ओनर बिजनेस कर रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, सर्विस बना रहा है, राइट, अनलेस उसके जो ऑब्जेक्टिव मेट आउट हो गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता था एसपीजी वाला जो हमने पढ़ा था पीछे कि उसका सर्वाइवल होता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर वो ग्रोथ के लिए जाता है, राइट। अनलेस उसका सर्वाइवल मोड अचीव हो गया हो, प्रॉफिट उसका अचीव हो गया हो, फिर वो ग्रोथ के लिए देखेगा ना।
तो ऑब्वियसली वो चीजें अचीव तभी होंगी जब वो जितने भी रिसोर्स उसके पास होंगे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंस होगी, मैनेजमेंट आपको इसमें हेल्प करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें आपको हेल्प करेगा किस तरीके से आप अपना जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी आप आगे काफी थ्योरी पढ़ोगे डिफरेंट, जैसे अभी अगली हमारी FW जो टेलर है आपका उसकी थ्योरी आएगी। ठीक है, उसने प्रिंसिपल्स दिए, कुछ टेक्निक्स बताई है, तो किस तरीके से आप परफॉर्मेंस कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, वो सारी चीजें। फिर हेनरी फेयोल भी आएगा आपका, तो ये सारे लोग इसी में आएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो सारी चीजें आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे आप परफॉर्म कर सकते हो मैनेजमेंट में, किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता था ना पहले कि एक ना, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो बिजनेस ओनर होते थे उसमें क्या था, पहले इतना फॉर्म फॉलो नहीं होता था, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये सब फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हो या मैं बिजनेस कर रहा हूं लेट से, अब मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आई, ठीक है, एक सिचुएशन आई मेरे सामने, अब जब मेरे सामने वो सिचुएशन आई तब मैंने उस सिचुएशन को देख के एनालाइज करके देन उस पर रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, देन पर रिस्पॉन्ड मतलब क्या किया, वो ऑन द स्पॉट हो गया मेरे लिए। अब हो सकता है इस केस में, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि इस केस में जो मेरे डिसीजन लिए गए हैं वो गलत हुए। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको अवॉइड करने के लिए भी हमने इसको प्रॉपर्ली, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस इसलिए भी आपकी आती है यहाँ पे कि जो भी आपके ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब पहले आप गलती करो फिर गलतियों से सीखो, आप पहले ही सीख लो ना, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कुछ दे रखे हैं आपको वो फॉर्म कर लो, पहले ही परफॉर्म कर लो, पहले ही सुन लो कि क्या क्या चीजें उन्होंने बता रखी है, देन अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चीजें फिट होती है अकॉर्डिंगली करो। क्योंकि ये ऐसा तो कहता नहीं है कि बिल्कुल रिजिड हूं मैं, इसका नेचर ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, और ये आपको कोई ऐसी स्टैटिक बातें तो बताता नहीं कि नहीं नहीं यही फॉलो होगी, ये जनरल गाइडलाइंस देता है। अगर आप उसे समझ लेते हो तो आगे के लिए थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो जो ट्रायल एंड एरर मेथड आप कर रहे होते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिसोर्स भी वेस्ट होते हैं, आपकी मैन पावर भी वेस्ट होती है, वो सारी चीजें बच जाएगी। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस कहलाती है मैनेजमेंट की। पहला, मैनेजर को इनसाइट दे रहा है, रियलिटी चेक दे रहा है। दूसरा, आपको क्या करवा रहा है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और आपके जो रिसोर्स है कैसे बचे उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायल एंड एरर जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा रिसोर्स आपके वेस्ट होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो। साइंटिफिक डिसीजन होनी चाहिए। साइंटिफिक, सर ये तो आर्ट्स है, साइंटिफिक डिसीजन कैसे बता रहे हो? देखो, साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, एक जनरल टर्म है साइंटिफिक डिसीजन, राइट। मतलब जो भी आपके डिसीजन है वो हवा में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो कुछ फैक्चुअल बातों पे होनी चाहिए, कुछ रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, कुछ आपने ऑलरेडी, आपका जो सिनेरियो आपने देखा हुआ उस पे बेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आपने कुछ भी आया और कुछ भी कर दिया, क्योंकि जब आप कुछ भी करोगे एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट, तो आपको उसका खामियाजा काफी ज्यादा भुगतना पड़ सकता है इन टर्म ऑफ कॉस्टिंग, राइट। वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट कर सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स पे बेस्ड हो, रियलिटी हो, कुछ लॉजिक बेस्ड हो, बायस नहीं होना चाहिए इसकी तरफ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेंडर डल रहे हैं, ठीक है, अब मान लो आरएम के लिए आप टेंडर डलवा रहे हो, या आरएम के लिए आपको कोई सप्लायर चाहिए। ठीक है, अब आपने वहां से क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है इसका प्रोसेस ये होता है, आप बिड्स मंगवाते हो। ठीक है, डिफरेंट जो सप्लायर होते हैं वो आपको बिड्स भेजते हैं, तो जिसमें भी L3 L1 जो जाता है, मतलब जो सबसे लोअर होता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं 3 बिड्स में से। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ किया कि जो सप्लायर था, एक सप्लायर जो था आपका रिलेटिव था। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को साइड कर दिया, अपने सप्लायर, अपना जो रिलेटिव है उसको बेनिफिट देने के लिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। ठीक है, तो जो सप्लायर है उसको बेनिफिट देने के लिए आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना, ये तो आपने बायस डिसीजन ले लिया। ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, एक पोजीशन में रहते हुए आपने एक बायस डिसीजन ले लिया। तो जो आपका डिसीजन होना चाहिए, मैनेजमेंट आपको बार बार चिक चिक के यही बताता है कि वो अनबायस्ड होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए। अब मान लो ये काम आपने कर दिया और कल को इसका ऑडिट हुआ और चेक हो गया, भाई आपने जो है L1 फॉलो ही नहीं किया, राइट। 3 में से जो आपको L1 फॉलो करना था वो आपने फॉलो ही नहीं किया, तो वो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उस टाइम पे जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है, मान सकते हैं आपको उस चीज की थोड़ी कम नॉलेज हो सकती है, बट अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन आप जब अपना पर्सनल इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो ओवर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, तो उस केस में वो आपके लिए काफी चीजें होती है। तो इसलिए कहा जाता है जो डिसीजन आप ले रहे हो दैट शुड बी साइंटिफिक, कुछ फैक्चुअल डेटा होना चाहिए, राइट, कुछ रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, कुछ जो आप डिसीजन ले रहे हो वो बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए वो। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें साइंटिफिक डिसीजन इसलिए यूज करा गया वर्ड कि भाई फैक्ट पे डिसाइड हो, रियलिस्टिक हो, लॉजिक हो कुछ उस डिसीजन को लेने में, ये नहीं कि आपने हवा में इस तरीके से ले लिया। नॉन बायस्ड होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात क्या बोलता है, चौथी बात ये बोलता है आपको जो भी एनवायरमेंट के चेंजेस होते हैं, जो भी एनवायरमेंट के चेंजेस होते हैं उसको आप कैसे मेट करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है, इनबिल्ड नेचर है, वो डायनेमिक नेचर है। ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि फिक्स है भाई जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। ऑब्वियसली ह्यूमन है, एनवायरमेंट है, सोशल है, तो सोशल के हिसाब से जो भी मेरे पास आएगा। ठीक है, इंटरनल मैंने आपको बताया था कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल,
तो एक्सटर्नल में ऐसा तो है नहीं यार, जो चीज हम सोच रहे हैं उसी के हिसाब से चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, एनवायरमेंट में कुछ चेंज आ सकता है, सोशली कुछ चेंज हो सकता है, तो काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो रही है जिसमें वो चेंजेस आ सकते हैं। तो ये आपको एक लीनियंसी देता है कि आप उस जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हो, राइट, जो भी आपका डायनेमिक है। तो ये क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस आपको दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कैन चेंज एंड मॉडिफाई अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस हमेशा डायनामिक होता है, ठीक है, स्टैटिक तो होता नहीं है भाई, स्टैटिक थोड़ी है, रोबोटिक थोड़ी चल रहा है, वहां पे एनवायरमेंट भी फैक्टर आ रहा है, वहां पे आपका सोशल फैक्टर भी आ रहा है, राइट, काफी सारी चीजें आ रही है। तो जो जनरल गाइडलाइंस आपको दी गई थी नेचर में, तो उसको आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बात नंबर एक क्या है, मैनेजमेंट को थोड़ी सी इंसाइट मिल जाती है, रियलिटी चेक मिल जाता है किस तरीके से करो। बात नंबर दो आपको बता रहा है कि अपने जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना, जितना अच्छा यूटिलाइजेशन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, कॉस्ट आपकी उतनी ही कम लगेगी, ठीक है। वो नंबर दो में बात बता रही है। डिसीजन सारे साइंटिफिक लो, साइंटिफिक मतलब कुछ बेस होना चाहिए उस डिसीजन का, ऐसे नहीं कि आपने वो डिसीजन ले लिया, ठीक है। चौथी बात, जो भी आपके एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उस एनवायरमेंट में चेंज को अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करो, जैसे भी आपके वो चेंजेस हो रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली आपको अडॉप्ट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन की मैंने आपको बताया था कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है या जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स हैं, उनके लिए आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छा बनाओ, ठीक है। उनके लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छा बनाओगे तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी में ऑलरेडी एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो उसमें आपको मैनेजमेंट हेल्प करता है, वो बताता है भाई किस तरीके से आप उसमें परफॉर्मेंस अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कर सकते हो और उसमें नीड एंड इंप्रूव कर सकते हो या वट एवर इट इज, ठीक है। अब इसमें इसका दूसरा पार्ट आता है, जितनी भी हमारी लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, कंपनीज एक्ट कहता है लिमिटेड कंपनी सीएसआर का 2% डालती है, मतलब अपने नेट प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट होता है उनका उसका 2% सीएसआर एक्टिविटी में डालती है, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस होती है उसमें, ठीक है। एक कंडीशन आप ये याद रख लो कि नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टर्नओवर हो गया आपका, ठीक है, टर्नओवर पे कंडीशन आती है आपकी, तो ये सारी 3 कंडीशन होती है, उसमें से आपको एक कंडीशन कोई भी अगर मेट आउट कर रहा है तो उसमें 2% आपका सीएसआर एक्टिविटी में जाता है, ठीक है। तो वो सीएसआर एक्टिविटी उसमें जाता है, तो वो जो सीएसआर एक्टिविटी है, केयर ऑफ एनवायरमेंट है, या आप वैल्यू करो अपने कस्टमर की, जो भी कस्टमर है उसकी वैल्यू कर रहे हो, एनवायरमेंट की केयर कर रहे हो, अपने आप कोशिश कर रहे हो कि आप ऐसे रिसोर्सेज यूज करो या ऐसे रॉ मटेरियल यूज करो जो एनवायरमेंट के लिए यूजर फ्रेंडली हो, राइट। आप कोशिश कर सकते हो कि जितना ज्यादा आप कोशिश करो उतना ज्यादा इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो वो चीज आप कर सकते हो इसमें, जो भी आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो इसमें यू कैन डू वन थिंग, कस्टमर जो है उनको वैल्यू करो, सबसे ज्यादा कस्टमर ही आपका ब्रेड एंड बटर है, अगर आप उनको अच्छे से सर्व नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्सोलीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, केयर फॉर एनवायरमेंट होनी चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली आप रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो वो यूज करो, पॉल्यूशन जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, तो काफी सारी चीजें होती है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी आप चीजें कर सकते हो। सीएसआर एक्टिविटी के ये वही रूल की बात कर रहे हैं जो कंपनी एक्ट में दिए होते हैं लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है, जो 2% वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो उसमें सीएसआर एक्टिविटी है, पीपल आर ऑल्सो अवेयर कि हाँ यार ये सीएसआर एक्टिविटी कंपनी में होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चलती हैं। अब क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ना कुछ नॉर्मली एड ऑन्स आते रहते हैं, कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनेजिंग ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च चलती रहती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस वही है, जो मैनेजिंग ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च पे वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई नई चीज आ रही है, कोई एड ऑन्स आ रहे हैं, उसके लिए प्रॉपरली जो मैनेजर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, वो किस तरीके से उस सिनेरियो को हैंडल करेंगे, किस तरीके से उस सिनेरियो को देखेंगे, कोई अगर नई चीज आ रही है, तो वो जो रिसर्च वाला पार्ट होता है उसमें हम यही करते हैं, जो भी अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर उसको रिफाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कोर क्या है, जो भी आप ये प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, इन सबका कोर क्या है, इन सबका कोर है मैनेजमेंट थ्योरी। तो मैनेजमेंट थ्योरीज में अगर कोई मान लो आपको रिफाइनमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस में कोई रिफाइनमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो आप उसे करते हो और उसके साथ साथ आप ट्रेंड भी करते हो अपने पर्सन को, ठीक है। जो भी आपके यहाँ मैनेजर है, जो भी मैनेजर पोस्ट में एक अच्छी पोजीशन आपने दे रखी है, एक अच्छा डिसीजन मेकर है जो, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें यहाँ पे देखेगा। अब उसको फैसिलिटेट कर दो, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, न्यू जो भी आपके मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उसको बता दो, जैसे आपकी काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, राइट, ऑपरेशनल रिसर्च चलता रहता है आपका, ठीक है, कॉस्टिंग एक पार्ट आता है, आपकी काफी सारी उसमें आते रहते हैं, तो उसके बारे में अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मैनेजर है उनको आप अकॉर्डिंगली कर सको। तो सिग्निफिकेंस यही है मैनेजमेंट का कि मैनेजर को जितना आप एफिशिएंट बनाओगे, यानी मैनेजर को जितना आप एफिशिएंट बताओगे उतने अच्छी तरीके से वो पीपल से जैसे डील करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमेटिकली अपग्रेड करेगा, ठीक है ना। तो आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, आपने देखा कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, पीओएमएस का नेचर क्या होता है, ठीक है, आपने ये देखा कि सिग्निफिकेंस क्या होती है, यही सारी चीजें है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका पर्टिकुलरली, ठीक है, पढ़ने के लिए, रीड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसे रोकते हैं, जो आपका रहेगा। अब अगला जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे अपना टेलर की कुछ बातें हैं, एफडब्ल्यू टेलर हैं आपके, तो उनकी कुछ बातें हैं, उन्होंने कुछ आपको
प्रिंसिपल दिए, उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कूल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।